हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं सो के उठी हूँ और यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज केमिस्ट्री का 141 जो कोड है उसका PYQ। ठीक है, यहाँ पर है आपका PYQ जून 23 का हम डिस्कस करेंगे और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपकी एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री है। ठीक है, तो केमिस्ट्री 149 बहुत ही इजी कोड था जिसमें आपको थियोरेटिकल पार्ट करना होता है एकदम बायोलॉजी की तरह। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है आपका केमिस्ट्री 141। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर है और आपके पास पूरे 14 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और हर एक इक्वल मार्क्स का होता है, यानी हर एक 5 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए तो हम करने वाले हैं आपका जून 23 का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, राइट एनी 5 प्री क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग। जब आप सैम्पलिंग करते हो तो क्या क्या चीज़ों के आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। उस सारी चीज़ों में से आपको 5 प्री क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, देखो इन दोनों का आंसर हम एक साथ करेंगे आंसर शीट में जा करके, इसीलिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ। एक डायबिटिक पेशेंट है, सिंगल डे में उसने इतने सारी रीडिंग ऑब्जर्व की। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड एवरेज डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, पिछले साल भी आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। तो इसको अच्छे से करना और इसमें से चाहे मीन आ जाए, मीडियन आ जाए, मोड आ जाए, आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम इसके आंसर पे चलते हैं। सो दिस इज, ठीक है, 5 प्रिक्वेशन ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहली चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, इंश्योर द सैंपल एक्यूरेट। जैसे कि आप कोई सैंपल ले रहे हो, पहली बात तो अगर आप ब्लड का सैंपल ले रहे हो तो आप यूरिन सैंपल तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि आप ब्लड की सैंपलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ब्लड के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप यूरिन थोड़ी ले लेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि आपका सैंपल बिल्कुल ठीक है नहीं, एक्यूरेट सैंपल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है सैंपल का साइज़। आपको बेसिकली डिटरमाइन करना है एक सैंपल का साइज़, जैसे कि डिज़ायर्ड लेवल आपको चाहिए, उसका प्रिसीजन एक्यूरेसी देख करके कि कितना सैंपल का साइज़ मैं यूज़ करूँ जिससे मुझे एक्यूरेट आंसर मिले। सैंपल कलेक्शन मेथड, सबसे पहले आप क्या करोगे, चूज अ मेथड दैट मिनिमाइज कॉन्टामिनेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ द सैंपल। आपको सैंपल इस तरीके से कलेक्ट करना है कि कोई भी कॉन्टामिनेशन एरिया हो वहाँ से बचा, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सैंपल के अंदर ना आए। तो इस चीज़ का भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यानी स्टीराइल टेक्निक करनी है। सैंपल प्रिजर्वेशन, आपको सैंपल को प्रोटेक्ट करना है डिग्रेडेशन से, कॉन्टामिनेशन। जब आप स्टोर कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस सैंपल को, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना आए। ठीक है, या फिर वो ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरीके से सैंपल डॉक्यूमेंटेशन। और सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, मेंटेन करना है डिटेल रिकॉर्ड। आप ब्लड का ले रहे हो तो ब्लड पे क्या है, WBC, RBC, सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आपको उसकी एनालिसिस करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप, और जब आप बॉटल में प्रिजर्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिटिल बिट खाली रखना है। ठीक है, कोई भी सैंपल, क्योंकि ऊपर तक आप भर दोगे तो फिर सैम्पलिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, है ना, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस खाली भी आप रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो इसका बी पार्ट था है ना, उसमें आपको मीन, आर, मीडियन, मोड, रेंज वगैरह निकालना। तो देखो आपके पास ये डेटा है, मीन कैसे निकालते हो, आप क्या करो, इन सारे डाटा को प्लस कर दो। ठीक है, जितना डाटा है उसको प्लस कर दो। कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड कर दो 7 से, आपको निकल के आ जाएगा मीन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप मीन निकालते हो। मीडियन क्या होता है, आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर में रखना है पहले तो, 103 104 5 6 8 110। ठीक है, मीडियन इज अ मिडल वैल्यू। फिर आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर में रख दोगे, फिर आपको देखना मीडियन बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। देखो 2 3 4 5 6 7, यानी 3 इधर से 3 इधर से, बीच में आपका आ रहा है 106। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा मीडियन 106। मोड क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो रिपीटेड वैल्यू होती है ना, वो मोड होता है। देखो 105 2 बार आ रहा है, इसीलिए ये आपका हो गया। रेंज कैसे निकालते हो, जो मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू, उसमें से माइनस कर दो। मैक्सिमम कितने, 1 है, 1 1, मिनिमम कितना है 103, तो आप उसमें से माइनस करोगे तो आपका रेंज आ जाएगा। ठीक है, चलिए एवरेज डेविएशन क्या होता है, आप क्या करते हो, डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। आप देखो जो आपके पास वैल्यू आई है उसमें मीन निकालोगे हर एक वैल्यू में। ठीक है, और उसके बाद आपको उसके डेविएशन देखनी है। फिर आपको क्या करना है, सारे जो भी डेविएशन आई है, ठीक है, मीन वैल्यू से आप निकाल लोगे, जो भी डेविएशन आई है उसको पहले टोटल करके फिर कितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज डेविएशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, बल्कि आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आते ही आता है। तो पहले तो प्रिंसिपल बताना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, और 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो हम चल रहे हैं। यहाँ से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रखना, क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या है, सॉल्यूट को उसके सॉल्वेंट से अलग करते हैं। ठीक है, किसमें ले जाके एक इमिसिबल सॉल्वेंट में डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करते हैं। ठीक है, इट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। ये किस पे बेस करता है कि आपके अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है, उनके सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम सॉल्वेंट के किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। क्या होता है, ये आपका आता है पेपर में, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द ऑर्गेनिक फेज। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फेज में कंसंट्रेशन तो एक्वस फेज है इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है। टाइप्स में आपके आते हैं 2, एक होता है आपका बैच एक्सट्रैक्शन, दूसरा होता है कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि बैच एक्सट्रैक्शन क्या है और कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन क्या है, क्योंकि हम सॉल्यूट मिलाते रहते हैं और वो सेपरेट करते रहते हैं, तो आपका कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन हो जाता है। बैच में क्या होता है, हम एक मिलाते हैं एक सॉल्वेंट को, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उसके सॉल्यूट से। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन बैच एक्सट्रैक्शन एंड कंटीन्यूअस एक्सट्रैक्शन। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, बैच एक्सट्रैक्शन क्या है, एक सॉल्यूट को ट्रांसफर करते हैं एक सॉल्वेंट में। ठीक है, क्या करते हैं, फिर हम वो दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट को क्या करते हैं, शेक करते हैं। आप क्या करते हो, एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालोगे और उसको शेक करोगे। इमिसिबल सॉल्यूट जो होगा ना सॉल्वेंट, वो सेपरेट हो जाएगा फनल में। इस प्रोसेस को आप मल्टीपल टाइम जो होता है वो रिपीट करते हो, यानी शेक करते रहोगे तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है, यानी फिर आपका जो इमिसिबल सॉल्वेंट है वो आपका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट इज कंटिन्यूसली पास, जो आप सॉल्वेंट है उसको कंटिन्यूसली पास करोगे जिसके अंदर सॉल्यूट है। इस मेथड में मोस्ट एफिशिएंट होता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूट में, और लो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसके बाद आपको बताना है कि किसने इसकी डिस्कवरी की। हाउ इज दिस टेक्निक क्लासिफाइड डिपेंडिंग द बेसिस ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। आपके पास क्रोमेटोग्राफी में एक मोबाइल फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है ना। तो इसको ध्यान रखना, आपने अपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा। जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने क्रोमेटोग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ हम देखते हैं इसका आंसर। तो ये है आपकी क्रोमेटोग्राफी कैसी प्रोसेस होती है। बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से स्टेशनरी फेज है और एक मोबाइल फेज है। ठीक है, इसके हिसाब से आप सेपरेशन करते हो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है। ठीक है, उसमें स्टेशनरी फेज होता है, जो स्टेशनरी है यानी जो कि आपका चलता नहीं, मूवमेंट नहीं है, वो स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज जो होता है मूवमेंट कर सकते हैं, यानी जो से पार्टिकल मूवमेंट करेंगे ना उसको मोबाइल फेज कहेंगे। इसको डिस्कवर किया था मिखेल टी स्वेट ने। ठीक है, किसको देखा, मिखेल टी स्वेट ने डिस्कवर किया था, याद रख लेना। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज के हिसाब से कि किस तरीके से क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहला होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉलिड जो होता है स्टेशनरी फेज होता है, लिक्विड या गैस में आपका मोबाइल फेज होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉलिड स्टेशनरी फेज है, लिक्विड आपका मोबाइल फेज यानी लिक्विड रन करता है। ठीक है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका लिक्विड स्टेशनरी फेज है और गैस मोबाइल फेज यानी गैस इसमें रन करेगा। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉलिड स्टेशनरी फेज है एंड लिक्विड मोबाइल फेज। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके टाइप्स हैं सॉलिड फेज और स्टेशनरी फेज के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आ जाओ, पहली बात तो आपको लिखना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या, और 4 एब्जॉर्बेंट एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है, आपके पास एक कॉलम होता है, ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है। हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करें ताकि आप कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से अलग कर पाए। मान लो आपके पास बहुत सारी एक मिक्सचर है, उसके अंदर मान लो आपके अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है, आपको उसके अंदर से आइसोल्यूसिन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस कॉलम के अंदर सारा मिक्सचर होगा, उसको निकालने के लिए आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। मिक्सचर इज अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। आपका मिक्सचर जो होता है कॉलम के टॉप पर अप्लाई किया जाता है। फिर कंपोनेंट जो होते हैं वो इल्यूटेड किया जाता है विद द सॉल्वेंट, एडजॉर्बेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कौन कौन सा एडजॉर्बेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला एल्यूमिना, हाई सरफेस एरिया उसका, ये एक्टिव होते हैं और ये पोलर कंपाउंड्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा होता है सिलिका जेल, ये हाई सरफेस एरिया इसका भी होता है, ये भी एक्टिव होता है, ये भी पोलर नॉन पोलर कंपाउंड दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका एक तरह का एडजॉर्बेंट है। मॉडरेट सरफेस एरिया होता है इसका, हम बेसिक कंपाउंड्स को निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फिर है फ्लोरिसिल, ये भी मॉडरेट सरफेस एरिया होता है, हम इसको नॉन पोलर कंपाउंड्स को सेपरेट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। 7th में आपका मैचिंग है, मैचिंग करते हैं जो मैचिंग। एनालसाइट नेचर आयन एक्सचेंजर होता है, स्टीराइन एंड डेविनियल कोपॉलीमर है, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। Ba2 Ca2 और ये सारे जो होते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिलेक्टिविटी है। पार्टिकल साइज ऑफ रेजिन इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद थर्मोबैलेंस एंड टीजी कर्व क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मोबैलेंस। थर्मोबैलेंस से आता है, ये आपका एक थर्मोबैलेंस होता है बेसिकली, ठीक है। इसका डायग्राम है ना आपका आता है, ये थर्मोबैलेंस आपका डब्बे जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ लगा होता है रिकॉर्डिंग बैलेंस, जहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर कंट्रोल है, यानी एटमॉस्फेयर से आता है ना वो, इसको हम बोलते हैं फर्नेंस। और यहाँ पे लगा होता है फर्नेंस टेम्परेचर प्रोग्राम, जो कि टेम्परेचर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पे लगा होता है टेम्परेचर सेंसर, ये ब्लैक वाला, ताकि जितना टेम्परेचर आ रहा है उसको सेंसिंग करने का हाँ कर सके। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, पहली बात तो इसके अंदर होता है सैंपल पैन। ये सैंपल जो होता है एनालाइज को होल्ड करने में काम करता है, यदि सैंपल को होल्ड करेगा ताकि आप एनालाइज कर पाओ। फर्नेस होता है जो कि हीटिंग को प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, सैंपल में। उसके बाद इनके पास होते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल जो होता है टेम्परेचर को मेजर करेगा फर्नेस एंड सैंपल में। बैलेंस होता है जो कि मेजर एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। डाटा एक्विजिस्टिंग सिस्टम, जो क्या करता है वेट को रिकॉर्ड करेगा, टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डर कंप्यूटर होता है जो कि थर्मोग्रेविमेट्रिक डेटा को अच्छे से रिकॉर्ड करके स्टोर करके आपको दिखाएगा। जो टीजीए कर्व होता है वो आपका इस तरीके से होता है, देखो याद रख लेना यार, बहुत ईजी सा है। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके टीजीए कर्व होता है, ठीक है। टिपिकल टीजीए कर्व देखो, टीजीए कर्व क्या होता है, वेट ऑफ अ सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। हम यहाँ पे बेसिकली वेट की बात करते हैं टेम्परेचर या फिर टाइम के साथ। टिपिकली वन मोर प्लेट्स इसमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपका वेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नो वेट लॉस, कोई भी वेट लॉस नहीं होता है। नो मोर स्टेप्स वेयर द वेट डिक्रीज, कहीं भी आपका वेट डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है और कंपोनेंट्स का वोलेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप कर्व याद रख लेना, क्योंकि टीजीए कर्व से क्वेश्चन आता है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एनलिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेन सैलिएंट फीचर एनी वन ऑफ देम। आपको बताना है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद 10th है आपका एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद क्लासिफिकेशन एग्जांपल। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वेरी इजी एंड पीजी। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। पहली बात तो 5 टाइप के इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में आपका आता है पोटेंशियोमीट्री, जो आपने पढ़ रखा है क्लास 12 में। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर का। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, कंसंट्रेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। कोलोमीट्री क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोलो मतलब कूलम्स, यानी आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ कूलम्स। कूलम्स क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट एंड इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन में। वोल्टोमीट्री क्या होता है, इसमें आप करंट एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप। कंडक्टोमीट्री क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। पोलोग्राफी क्या है, एक टाइप का वोल्टमीट्री है, जो कि मरकरी इलेक्ट्रोड इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। मरकरी इलेक्ट्रोड जो होता है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीट्री आपका क्या होता है, ठीक है। अब इसको इसमें से एक को एक्सप्लेन करना था ना, तो पोटेंशियोमीट्री आपका क्या होता है, नॉस्ट इक्वेशन बेस करता है, जो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को एक साथ रखते हैं,
एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक इंडिकेटर होता है। इन दोनों का यूज़ करके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आपका लग रहा है। ठीक है, चलो 10th में आपको करना है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जब हम पानी में डालेंगे ना उसको, तो वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी ये कंडक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेसिकली, कंप्लीटली आयनाइज अगर हो जाए सॉल्यूशन में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है, अपने आयंस को कम, लाइक एसिटिक एसिड हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऐसे होते हैं जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, पानी में डालोगे तो भी, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, लाइक शुगर, इथेनॉल और यूरिया। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है वेव नंबर एंड एनर्जी। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है इसमें 450 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर को अगर आप चेंज करोगे 10⁻⁹ हो जाएगा। जब आप वेव नंबर को कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/λ, यानी वेव नंबर जो होता है 1/λ होता है। तो आप 1/450 इंटू 10⁻⁹ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.22 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, वेव नंबर आपने निकाल लिया। एनर्जी कैसे निकालते हो, एनर्जी इज नथिंग बट Hc/λ। ठीक है, Hc/λ आपको नैनोमीटर में दिया है तो आप 1240 डिवाइडेड बाय जो भी लैम्डा है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बल्कि आप लिख के दिखा देना, और ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आप साइट में ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो आपको H और C की वैल्यू जो होगी ना उसको ही कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला है 1240। तो आप डायरेक्ट ये रख सकते हो डिवाइडेड बाय जो भी लैम्डा आपका दिया हुआ है 4.45 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये दिया हुआ है ना 450, इसको जब डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी भी मिल गया और वेव नंबर भी मिल गया। आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना है ड्रॉ जनरलाइज्ड, देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन आपको बताना है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन क्या होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इसके आज अपलोड हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे हम। देखो, आपको ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है जहाँ पे सिग्मा स्टार, ठीक है, ये सारे होते हैं। इस तरीके से आप लोग देख लेना इसको। जनरलाइज जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम लिखते हैं ना CH3 CHO के लिए, वो होता है पाई स्टार N N स्टार, पाई से पाई स्टार एंड N से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इस वाले मॉलिक्यूल में पाई से पाई ट्रांजिशन होता है, तो इसको भी एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद 13 में आपको करना है सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड सैम्पलिंग डिवाइस इन IR स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ रेडिएशन में नॉस्ट ग्लोअर, एक सिरामिक की रोड होती है जिसको हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फिर ये इंफ्रारेड रेडिएशन निकालता है। एक होता है इसके अंदर ग्लोबर, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होती है, हम इसको हीट करेंगे फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। मर्करी आर्क होता है, हाई प्रेशर मर्करी आर्क होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री स्कोपी को यूज़ करने के लिए। सैम्पलिंग डिवाइसेस कौन कौन सी, एक सबसे पहला होता है लिक्विड सैंपल। टिपिकली ये आपका क्या होता है, लिक्विड में प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये देखो, लिक्विड में प्लेस किया जाता है सेल विद सोडियम क्लोराइड के साथ एंड पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। सॉलिड सैंपल होता है, हम यूज़ करते हैं KBr प्लेट्स का, न्यूजॉल मूल्स और थिन फिल्म्स बनाने के लिए। गैस सैंपल होता है, इसके अंदर हम गैस सेल में रख देते हैं। लॉन्ग पाथ लेंथ होता है और ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें लेमिनार फ्लो आपको बताना है डायग्राम के साथ। स्कीमेटिक स्ट्रक्चर लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो आपका इस तरीके से दिखता है। देखो, गैस है, यहाँ पे ऑक्सीडेंट है और यहाँ से पानी जाएगा, लेमिनार फ्लो करेगा। ठीक है, लेमिनार फ्लो फ्लेम होता है, बेसिकली कई सारे जोन्स होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है प्री हीटिंग जोन, तो आप इसका जोन याद रख लेना। सबसे पहला ये ऐसा होता है प्री हीटिंग जहाँ पे अनबर्न्ड गैस होती है, यानी जली हुई गैस नहीं है, हीट करेंगे कंडक्शन से। ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम द इनर जोन। प्राइमरी रिएक्शन जोन होता है जहाँ पे एक्चुअल कंबशन होता है बेसिकली। ठीक है, रैपिड फ्यूल डाल के हो जाता है। इंटरमीडिएट जोन जहाँ पर आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा, फ्री रेडिकल्स होंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। आउटर जोन जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका CO2 एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी रिएक्शन जोन, इस जोन पे आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लेम होगा और एक्सेस एयर होगी, जहाँ पे एडिशनल ऑक्सीडेशन होकर कार्बन मोनोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन एयर फ्लेम्स, इसमें आपको बताना है। ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कैन रीच टेम्परेचर अप टू, जब 3200 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आपका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम आता है। ये हाई टेम्परेचर पे होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो जाता है किसका, एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एयर फ्लेम,
ये लोअर टेम्परेचर पे होता है टिपिकली 2000। हीट ऑफ कम्बशन की वजह से यहाँ पर डाइल्यूशन हो जाता है नाइट्रोजन का एयर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो ज़्यादा इजी रहता है। नेम 5, देखो प्रोसेस अकरिंग इन फ्लेम फोटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में होता है, एक्सप्लेन ईच ऑफ ब्रीफली। ठीक है, आ जाओ। प्रोसेस इन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री में क्या होता है, एक्साइटेशन होता है एटम का एक फ्लेम के साथ। तो हम एमिटेड लाइट को, कितना लाइट एमिट हो रहा है उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से, सबसे पहला होता है डिसोल्वेशन। द सैम्पल सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लेम। जो आपका सैंपल होगा उसको हम फ्लेम में रखेंगे और सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड पार्टिकल पीछे की तरफ छूट जाएंगे। फिर हम देख लेंगे कितना हुआ है। वेपराइजेशन में सॉलिड पार्टिकल्स आपका वेपराइज होते हैं और गैसियस एटम आपके पास बन जाते हैं। एटमाइजेशन में आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्री एटम्स में टूट जाते हैं। एक्साइटेशन में आपका ग्राउंड स्टेट एटम जो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लेम से और एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, फिफ्थ होता है आपका एमिशन। जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं लाइट एमिट करके। ठीक है, और ये एमिटेड जो होते हैं फिर हम देख लेते हैं कितना कंसंट्रेशन एनालाइट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ये पेपर पूरा डन हो चुका है। कितने मिनट में, 20 मिनट्स में ओनली। तो ये आपका पेपर था आपका केमिस्ट्री 141 का, जून 23 का पेपर। और भी पेपर हम डिस्कस कर लेंगे और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आ जाएगा। तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको PDF इज़ पेड, जो आपका सिर्फ और सिर्फ PDF है वो पेड है। ठीक है, कौन सी, सिर्फ PYQs की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।